और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। पहलगाम हमले के बाद जारी तनाव के बीच आज पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल विमानों की डील होने जा रही है। अब से थोड़ी देर में नौसेना भवन में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच ये डील साइन होगी। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। इन राफेल फाइटर जेट्स के आने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इन विमानों को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात भी किया जाएगा। राफेल के पहरे में महफूज है हिंदुस्तान की वायु सीमा। अब समुद्री सीमा का भी रक्षक बनेगा राफेल। आधुनिक तकनीक और घातक हथियारों से लैस राफेल अब हिंदुस्तान की हवाई सरहदों के साथ साथ समंदर की सरहदों की भी सुरक्षा करेगा। अब से थोड़ी ही देर में भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन करने वाला है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच ये डील साइन की जाएगी। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। भारत ने इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के दौरान 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज ये डील सील होने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी और 2031-32 तक भारत को राफेल विमानों की पूरी खेप मिल जाएगी। इस डील के तहत फ्रांस भारत को राफेल M फाइटर जेट के साथ ही हथियार और पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर भी मुहैया कराएगा। नौसेना में शामिल होने वाला राफेल वायुसेना के राफेल से थोड़ा अलग होगा। राफेल M को समुद्र के ऊपर उड़ान भरने और छोटे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। नौसेना में शामिल होने के बाद राफेल M जेट को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाएगा। मॉडर्न राफेल M की तैनाती से समंदर के ये दोनों योद्धा और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। नए राफेल M फाइटर जेट नौसेना में MiG-29 के विमानों की जगह लेंगे। नौसेना अपने मिग विमानों के बेड़े को पूरी तरह बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मिग की जगह नौसेना राफेल M, बोइंग F-18 या सुपर हॉर्नेट में से कोई एक विमान खरीदने पर विचार कर रही है, लेकिन टेस्टिंग के बाद इन तीनों फाइटर जेट्स में से नौसेना को राफेल M ही भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त लगा। राफेल M में ऐसे कई खूबियां हैं जो इसे युद्ध के आसमान का ऑलराउंडर बना देती हैं। आसमान में राफेल M की रफ्तार करीब 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में ये 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसका कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर से ज्यादा है। एंटी शिप स्ट्राइक में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसमें हवा में ईंधन भरने की सुविधा है। ये फाइटर जेट AESA रडार से लैस है। इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा है। भारत के पास अभी 36 राफेल हैं, जिनका इस्तेमाल वायुसेना करती है। ये विमान अंबाला और हासीमारा में मौजूद हैं। इस नई डील से भारत में राफेल जेट की कुल संख्या 62 हो जाएगी। 4.5 पीढ़ी के इन लड़ाकू विमानों के शक्तिशाली बेड़े से भारत की ताकत अब भेद हो जाएगी।
62 राफेल का ये ऐसा हवाई सुरक्षा चक्र तैयार होगा जिसे तोड़ना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेवी के लिए ये डील इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत को पिछले कुछ वर्षों से आईएनएस विक्रांत के लिए नए फाइटर जेट की तलाश थी, जो आखिरकार राफेल के एम वर्जन पर आकर खत्म हुई थी। और अब वो समय भी नजदीक है जब भारत के बाहुबली आईएनएस विक्रांत पर राफेल एम की तैनाती होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल मरीन विमान के फीचर्स एयरफोर्स के राफेल विमान से एडवांस है। दरअसल राफेल एम में शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं जो हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। ये विमान पनडुब्बियां खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष रडार से लैस होती है और इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन और 14 हाई पॉइंट्स भी शामिल होते हैं। राफेल एम सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में भी सक्षम है। फ्यूल कैपेसिटी भी 11,202 किलोग्राम है, जिससे ये ज्यादा देर तक उड़ सकता है। और खास बात यह है कि राफेल एम में बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है और इससे इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। वहीं समंदर की सरहदों की हिफाजत में जुटी नौसेना ने हाल ही में अपनी ताकत परखने के लिए मिसाइल फायर टेस्ट किया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग से नौसेना ने समंदर में अपनी शक्ति का प्रमाण दे दिया। इस अभ्यास के जरिए नौसेना ने जता दिया कि अगर हिंद की सरहदों की तरफ किसी ने आंख उठाने की भी कोशिश की तो नौसेना उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये उड़ान हिंद की शक्ति का प्रमाण है। ये मिसाइलें दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकती है। एक बार आसमान में उड़ान भरने के बाद ये मिसाइलें अपने टारगेट को ध्वस्त करने के बाद ही दम लेती है। भारतीय नौसेना ने इस फायरिंग के साथ एक बार फिर अपनी मिसाइल पावर का लोहा मनवाया। मौजूदा दौर में पड़ोसी मुल्क के साथ बढ़े तनाव के बीच नौसेना का ये अभ्यास बेहद अहम माना जा रहा है। नौसेना के युद्धपोत से फायर ये मिसाइल एक एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल दुश्मन के बड़े से बड़े युद्धपोत को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर सकती है। इस अभ्यास के दौरान नौसेना ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों का इस्तेमाल सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को तबाह करने के लिए किया जाता है। नौसेना ने अभ्यास के दौरान एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई मिसाइलों को फायर करके अपनी क्षमता भी परखी। इस ताबड़तोड़ फायरिंग के जरिए नौसेना ने हमला करने की अपनी शक्ति का प्रमाण भी दे दिया। इस फायरिंग टेस्ट की जानकारी नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करके दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में नौसेना ने लिखा, सबसे भरोसेमंद और हमेशा भविष्य के लिए तैयार भारतीय नौसेना किसी भी समय कहीं भी और किसी भी तरह राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए युद्ध के लिए तैयार है। ये मिसाइल फायर सिर्फ नौसेना के युद्ध कौशल का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि ये समुद्री सरहदों की हिफाजत की तैयारियां पुख्ता करने का अभ्यास भी था। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए नौसेना अक्सर ऐसे अभ्यास करती रहती है। नौसेना की इन्हीं तैयारियों की वजह से कोई भी दुश्मन हिंद की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात कर लेते हैं महातीर्थ के महाउत्सव की। पावन धामों की पवित्र यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा और मानसरोवर यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। 30 अप्रैल से पवित्र यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आज सुबह खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और चार धाम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा भी की गई। यानी उत्तराखंड भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। यात्रा मार्ग पर स्थानीय लोगों से लेकर प्रशासन ने यात्रियों के लिए ज्यादातर तैयारियां पूरी कर ली है। और वहीं एक गुड न्यूज ये भी है कि आज से केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ से आज पंचमुखी डोली यात्रा निकल रही है, जो गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड से होते हुए 1 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और फिर 2 मई को भक्तों को बाबा केदार के अलौकिक स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। पहले गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ धाम। बस 2 दिन बाद चल पड़िए 4 धाम, क्योंकि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उत्तराखंड में 4 धाम की तीर्थ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस कड़ी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट सबसे पहले अक्षय तृतीया को यानी 30 अप्रैल को ही खोले जाने वाले हैं। तो तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिरों की सजावट की जा रही है और साथ ही साथ पूरे इलाके और यात्रा मार्ग में तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा सबसे पहले शुरू हो रही है। तो 4 धाम यात्रा में इस बार सुरक्षा के खास प्रबंध किए जा रहे हैं। इस यात्रा मार्ग में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा रूट को 2 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टरों में बांटा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है। पुलिस के अलावा पीएसी, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, होमगार्ड और पीआरडी के करीब 850 अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं, जो हर हाल में तीर्थ यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखने में सहायता करेंगे। देखिए, जैसी सूचना मिलेगी तुरंत हम घटनास्थल पहुंचेंगे और तुरंत जो भी हमें वहाँ सीन मिलेगा उसी हिसाब से हम तुरंत अपनी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास टोटल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, उपलब्ध हैं, और तुरंत हम अपनी कार्रवाई करके जल्दी जल्दी उस घटना को निपटाएंगे। 4 धाम यात्रा मार्ग में गश्त और तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए इस बार पुलिस की मोबाइल यूनिट तैनात रहेगी। इन बाइक्स पर सवार जवान संकरे और हादसे के जोखिम वाले रास्तों पर निगरानी रखेंगे, ट्रैफिक जाम खुलवाने में मददगार होंगे और तीर्थ यात्रियों की सहायता करेंगे। खास बात यह है कि संकरे रास्ते पर इस बार 1 वे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, जो बड़ी बसों पर लागू होगी। तो हमारे कुछ ट्रैफिक के ऐसे पॉइंट्स हैं जहां कंजेशन रहता है, थोड़ी नैरो है सड़कें, जहां पर जो ट्रैफिक को स्मूथ मूवमेंट के लिए हम लोगों ने मोबाइल ड्यूटीज़ लगाई हैं। पूरी जो 10 हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं दोनों धाम और जो ट्रैफिक रूट है यहाँ पर तैनात रहेंगी। नैरो जो पैचेस हैं उन पर लगातार मूवमेंट पे रहेंगी और किसी भी तरीके का अगर ट्रैफिक जाम की सूचना आती है तो उसको खुलवाने का काम करेंगे। 4 धाम यात्रा की शुरुआत तो ऋषिकेश से होती है, लेकिन उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माने जाने वाले हरिद्वार में भी देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए बड़े पैमाने पर हॉल्टिंग एरिया और रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। वहीं हॉल्टिंग एरिया में और तीर्थ यात्रा मार्ग पर 500 से ज्यादा सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की तैयारी है, ताकि कहीं भी भगदड़ न हो। पूरे इस 4 धाम यात्रा में और इसमें एक पर्यटन जो पुलिस केंद्र हैं वो भी स्थापित किए गए हैं। इस संबंध में करीब 5 पर्यटन पुलिस केंद्र हम लोगों के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ पर जो प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति की गई है। इस तरीके से पूरे 4 धाम यात्रा में रूट में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, रजिस्ट्रेशन काउंटर में और हॉल्टिंग एरिया में सब मिला के करीब 500 से ऊपर आदमी हमारा लगा है, मुझे उम्मीद है। 4 धाम यात्रा के हर पड़ाव पर स्थानीय प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, ताकि कहीं भी रास्ता बंद होने या ट्रैफिक जाम की स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। गाड़ियों की भीड़ को काबू करने के लिए कई जगहों पर पुलिस बूथ बनाए गए हैं। साथ ही जगह जगह अस्थायी पार्किंग भी बनाई गई है। इन जगहों पर तीर्थ यात्रियों के लिए शौचालय, पीने के पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही सड़कों पर जाम न लगे, इसके लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।
नगर निगम की हमने एक सुविधा तो कर दिया महापौर महोदय के माध्यम से कि हमने ये कोशिश की जितने भी लावारिस गाय अभी हमारे एनएच पर हैं उनको जल्दी से उठा के गौशाला भेजने का कार्य कर रहे हैं और उनकी देखरेख वही कर रहे हैं। तो आई थिंक इससे जो बाधा उत्पन्न होती है जाम की वो ना लग पाए, ये हमारी तरफ से हुआ है। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का मुख्य पड़ाव माने जाने वाले हरबटपुर बस अड्डे पर भी तैयारियों को अंतरिम रूप दिया जा रहा है। बस अड्डे पर रजिस्ट्रेशन काउंटर, बिजली, शौचालय और पेयजल के अलावा यात्रियों को धूप से बचने के लिए कूलर और पंखों से लैस विशाल जर्मन हैंगर टेंट की व्यवस्था की गई है। इस बीच कल देहरादून से मेडिकल सहायता दल को केदारनाथ, बद्रीनाथ और आदि कैलाश के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने संजीवनी मेडिकल किट भी लॉन्च किया, जिसके जरिए चार धाम के तीर्थ यात्रियों को मेडिकल सहायता मुहैया कराई जाएगी। माणा से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, विकासनगर से टीना साहू और पौड़ी से सिद्धांत उलियान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और उससे पहले कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल से केदारनाथ के लिए रवाना हो गई। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बाबा केदार की डोली की रवानगी के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव और बाबा केदार के जय घोष के बीच डोली को केदार घाटी के लिए रवाना किया गया। आज दोपहर बाद तक डोली यात्रा विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी और 1 मई को डोली केदारनाथ मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह है। 5 साल बाद एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। जून के महीने से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। भोलेनाथ के भक्तों को मिलने जा रही है सबसे बड़ी सौगात। पांच साल बाद होने अब कुछ ही दिन दूर है। विदेश मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्रालय के आदेश के मुताबिक जून के महीने से इस तीर्थ यात्रा का आरंभ हो जाएगा और ये पवित्र यात्रा अगस्त तक चलेगी। इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के लिपिलेख दर्रे से होकर जाएगी। ये यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से भी गुजरेगी। इस यात्रा के इच्छुक भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए kmy.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों का चुनाव कंप्यूटर के जरिए निष्पक्ष और रैंडम आधार पर किया जाएगा। इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का संतुलन भी रखा जाएगा। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को पहले से तय पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यात्रा शुरू करने से पहले तीर्थ यात्रियों की सेहत की जांच भी की जाएगी। इस साल लिपुलेख दर्रे से तीर्थयात्रियों की कुल 5 बैच निकलेंगे। हर बैच में 50 तीर्थयात्री शामिल होंगे। नाथुला दर्रे से तीर्थयात्रियों के 10 बैच भेजे जाएंगे। इसमें भी हर बैच में 50 तीर्थयात्री शामिल होंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2020 से बंद थी। यात्रा बंद होने से शिव भक्तों में मायूसी थी, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने शिव भक्तों को गुड न्यूज दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में शिव भक्त इस यात्रा के लिए आवेदन करेंगे। हालांकि इनमें से सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा का अवसर मिलेगा, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से भारत और चीन के बीच रिश्ते और बेहतर होने की उम्मीद भी जगी है। रिश्तों में ये सुधार भोले के भक्तों के लिए भी सौगात है, क्योंकि इससे आने वाले बरसों में भी कैलाश मानसरोवर यात्रा निरंतर चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको रामनगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां रामलला के भक्तों को बड़ी सौगात मिली है। यहां हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक बजरंग पथ का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हनुमानगढ़ी से राम मंदिर के बीच की दूरी कम होगी। साथ ही श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुगम भी बनेगी। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में विराजने के बाद से ही लगातार यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है और अब इसी कड़ी में अयोध्या में सिद्धिपीठ हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक बजरंग पथ का निर्माण किया जा रहा है। है राम जन्मभूमि से लेकर हनुमानगढ़ी तक का ये बजरंग पथ बनाया जा रहा है और आप इसका निर्माण से दे सकते हैं ये 40% कार्य इसका पूरा हो चुका है अभी तक, जो कि चौड़ीकरण ये दिख रहा है। इस पथ का नाम जो रखा जाएगा, इस पथ का नाम रखा जाएगा बजरंग पथ। और बजरंग पथ ये पथ बनाया जा रहा है, 290 मीटर की महज दूरी होगी राम जन्मभूमि तक पहुँचने के लिए। ये श्रद्धालुओं के लिए एक आसान तरीका बनाया जा रहा है कि खास बात है कि बजरंग पथ के निर्माण से श्रद्धालुओं को हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने में बेहद कम समय भी लगेगा और इस पथ के निर्माण से यात्रा मार्ग पहले के मुकाबले सुगम और सुंदर हो जाएगी। बजरंग पथ के निर्माण से हनुमानगढ़ी मंदिर से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक की दूरी महज 290 मीटर रह जाएगी। बजरंग पथ की चौड़ाई 7 मीटर होगी। इसका 40% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस पथ के निर्माण से दूरी कम होने के साथ साथ श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुविधाजनक होगी। माना जाता है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन की यात्रा हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के यहाँ हाजिरी देने के साथ ही शुरू होती है। ऐसे में बजरंग पथ के बनने से हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक जाना आसान हो जाएगा। मानता भी है हनुमानगढ़ी की कि बिना हनुमानगढ़ी के दर्शन किए रामलला के दर्शन पूरे भी नहीं होते। ये अयोध्या की एक बड़ी मान्यता है और आप यही रोड देख रहे हैं, यहाँ श्रद्धालुओं की जो भीड़ आ रही है, यहाँ पे लगातार 70 से 80 हज़ार लोगों की लगातार भीड़ होती है। डेली की डेली लोग दर्शन करते हैं हनुमानगढ़ी पे और हनुमानगढ़ी में कुछ ज़्यादा ही श्रद्धालु यहाँ नजर आते हैं। जाहिर है पिछले कुछ सालों में रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जोड़ने वाला ये बजरंग पथ श्रद्धालुओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर परशुराम जयंती को लेकर रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने उत्साह और आस्था के साथ इसमें हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा परशुराम युवा दल ने आयोजित की थी। परशुराम जयंती 30 अप्रैल को है, जिसकी तैयारियां यहां पर जोरों से चल रही हैं। नैनीताल में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब उनको अपने वाहनों की पार्किंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पार्किंग की जानकारी अब उनको जीपीएस से मिल जाएगी। दरअसल नैनीताल में बढ़ते वाहनों के दबाव और जाम से सैलानियों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर शहर की सभी पार्किंग को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस से जोड़ने की शुरुआत की जा रही है। इससे नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को शहर की पार्किंग की स्थिति पहले से ही मालूम हो जाएगी। इससे उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। असल में गर्मियों के सीजन में नैनीताल में देश के विभिन्न जगहों से लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, जिससे शहर में वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में शहर की सभी पार्किंग पैक होने के बाद केवल उन्हीं सैलानियों के वाहनों को प्रवेश मिलता है जिनकी नैनीताल के होटल्स, होम स्टेज में बुकिंग होती है, वहां पार्किंग की व्यवस्था हो। लेकिन अब नैनीताल पुलिस ने डिजिटल प्रणाली की ओर कदम बढ़ाते हुए ऑनलाइन पार्किंग की जानकारी देने का निर्णय लिया है। इसके तहत गूगल मैप के जरिए पर्यटक जान पाएंगे कि नैनीताल में कौन सी पार्किंग खाली है। आ रहा है नैनीताल, वो जानता नहीं है कि यहाँ पर कितनी कंजेशन है, पार्किंग की कितनी समस्या है। तो बेसिकली टूरिस्ट को हम पहले से ही इन्फॉर्म कर सकें, इसके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम गूगल मैप्स के जरिए जितनी हमारी पार्किंग्स हैं नैनीताल से लेकर हल्द्वानी काठगोदाम तक, उनको गूगल मैप में जोड़ेंगे। उनकी कैपेसिटी कितनी है और कितनी स्पेस अवेलेबिलिटी है, ये वहाँ पर मेंशन होगा। तो अगर कोई भी टूरिस्ट आ रहा है, वो जीपीएस मैप को देखता है तो उसको पता चल जाएगा कि पार्किंग अवेलेबल है या नहीं। और हमें लगता है कि ये थोड़ा सा डेटरेंस रहेगा। इससे शायद टूरिस्ट का इन्फ्लक्स हमारी पार्किंग के बेसिस पे थोड़ा सा कम होगा।
तो शायद इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि ये एक एफर्ट हम करें, उसके साथ साथ जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, उस रोड वाइडनिंग हो, चाहे पार्किंग की प्लेसेस आइडेंटिफाई करना हो, चाहे बाईपास बनाना हो, वो अपना साथ साथ चलेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं। ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। अब खबर मौसम के हाल की। खास तौर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी सावधान रहना होगा क्योंकि गर्मी से राहत के आसार नहीं दिख रहे और यही हाल पश्चिमी भारत का भी है। लेकिन पूर्वी भारत में मौसम करवट ले रहा है और उम्मीद है कि पहाड़ों के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ असर उधर भी गर्मी से निजात की सौगात लेकर आएगा। चिलचिलाती धूप के बीच हवा के झोंके दिल्ली और आसपास के इलाकों में हीट वेव और लू से फिलहाल कुछ राहत तो दे रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में तेज गर्मी से अभी छुटकारा नहीं है। हाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में दिन तो दिन रात को भी गर्मी का साफ असर महसूस किया जा रहा है। दिल्ली में दिन के साथ साथ रातें भी खूब गर्म हो रही हैं। इसका नतीजा ये है कि यहाँ गर्मी के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये इस मौसम के औसत तापमान से 3.4 डिग्री ऊपर है। इसके साथ ही रविवार को पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। इससे पहले 25 अप्रैल 2019 को दिल्ली में यह सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं 26 अप्रैल को दिल्ली में दिन का तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा, जिसके कारण शनिवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हालांकि मौसम के जानकारों की माने तो दिल्ली में फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसा नहीं है जिसके कारण ये कहा जा सके कि यहाँ पर हीट वेव नहीं चलने वाली, बल्कि मौसम विभाग ने भी अपने पूर्वानुमान में साफ कहा है कि आज दिल्ली के कुछ इलाकों में हीट वेव की स्थिति रह सकती है। लिहाजा लोगों को घरों से बाहर निकलने में सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने के आसार हैं, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। वहीं अगले 2 दिन में कुछ हद तक बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी की भी संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान में कमी के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा और गर्म हवाएं भी गर्मी का एहसास कराती रहेंगी। बात करें पश्चिमी भारत में राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 दिन तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। जोधपुर और बीकानेर के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री तक जा सकता है। इसके कारण पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चल सकती है, जबकि रातें गर्म रहने की संभावना है। राजस्थान में मई की शुरुआत में आंधी और बारिश के आसार हैं, जिसके कारण गर्मी से कुछ राहत मिल सकेगी। उधर पूर्वी भारत के मौसम में कुछ बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम के जानकारों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के कई इलाकों में आंधी आ सकती है, बादल भी छाए रह सकते हैं और बारिश भी हो सकती है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। भीषण गर्मी से जूझ रहे ओडिशा में भी मौसम का बदलाव तरावट ला सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ओडिशा में तेज हवाएं चलेंगी और कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। मयूरभंज, केवंझर, बालासोर, भद्रक, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में गस्ती 50-60 kmph रह सकती है। हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना है और हैवी रेनफॉल की संभावना कम लग रही है। उसके बाद बाकी जो हमारा उड़ीसा का बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी गस्ती सर्विस हमने 40-50 kmph दे के रखी हुई है येलो वार्निंग के अंदर। हालांकि पूर्वोत्तर में इन दिनों मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। नॉर्थ सिक्किम में पिछले दिनों भारी बारिश हुई, तो अब पूर्वी सिक्किम में जमकर बर्फबारी हो रही है। पूर्वी सिक्किम के चांगू लेक इलाके में रविवार शाम जोरदार बर्फबारी शुरू हुई। सिक्किम में पिछले साल नवंबर से ही खूब हिमपात हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। हालांकि मौसम के ऐसे हाल में प्राकृतिक आपदाओं की भी आशंका बढ़ जाती है, लिहाजा इन इलाकों में सैर के दौरान सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। पूर्वी सिक्किम से कैश अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर दिल्ली के बुजुर्गों को मिली अच्छी खबर की। दिल्ली में 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत 70 साल या उससे ऊपर के बुजुर्ग 10 लाख तक का इलाज मुफ्त पा सकेंगे, जिसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत PMJY के तहत और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी। अब से थोड़ी देर पहले त्यागराज स्टेडियम में इस योजना का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत सभी सांसद मौजूद रहे।
सीएम रेखा गुप्ता ने वय वंदना कार्ड की शुरुआत की। 50 बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड सौंपे गए। दिल्ली सरकार ने 70 साल से बुजुर्ग जो हैं उनके लिए आयुष्मान योजना जो है वो लागू करी है। आप देख सकते हैं कि अब दिल्ली में 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको 10 लाख का मुफ्त इलाज जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से मिलेगा किसी भी प्राइवेट अस्पताल में। आज कैंडिडेट के तौर पर अगर देखा जाए आपको पहला कार्ड जो है वो मिला है, कैसे आप देखते हैं इस पूरी योजना को? क्या कहेंगे? हमने कहा कह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट ने करा है बहुत अच्छा इंतजाम किया है बुजुर्गों के लिए। हम इस कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हम सरकार ने जो हमारा इंतजाम कर दिया बहुत अच्छा किया, हम इससे बड़ा खुश हैं। आपको कैसा लगा सर? इलाज के लिए अब 10 लाख का इलाज जो है वो आप करा सकेंगे, आपको कार्ड जो है वो मिला है, वो कार्ड है आपके पास? कार्ड मेरे पास है और मेरी 84 साल की उम्र हो चुकी है। मोदी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस उम्र के अंदर हमारे को ये सहयोग दिया। हमारे बच्चे इस काबिल नहीं हैं कि वो इतना बड़ा इलाज करा सकें। कभी भी हमें कुछ भी हो सकता है। अब हम जो है अपने ऊपर निर्भर हैं और मोदी जी का जो है हम हमेशा आभारी रहेंगे। इलाज जो है वो मिल पाएगा। और भी महिलाएं हैं, कार्ड मिल गया आयुष्मान, कितनी खुशी और कितनी आपको जरूरत है? आपको कितनी जरूरत थी इस कार्ड की? हाँ, बहुत जरूरत थी इस कार्ड की। एक तो पैर में दर्द रहता है, खांसी आती है, एक जोड़ों में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है। अरे मतलब बहुत सी बीमारियां हैं, आंखों में तकलीफ है। कार्ड मिल गया है, अब प्राइवेट अस्पताल में इलाज जो है वो होगा। कितनी खुशी और कितनी जरूरत थी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत परेशानी है। आँख कमजोरी, सांस की बीमारी, शरीर में पेट फूल जाता है, बहुत तकलीफ होती थी। जब ये आज उनको मिला और बढ़िया है इलाज के लिए। अब इलाज करा सकेंगे? हाँ, करा सकता हूँ। जरूरत थी और कई सारी योजनाएं जिनका ये लोग चाहते थे कि इलाज हो। क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। ये बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर। अब तमाम इन बुजुर्गों को जो है मुफ्त में इलाज, यानी 10 लाख का इलाज जो है वो मिल पाएगा। 5 लाख प्लस 5 लाख, यानी 5 लाख केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना की तरफ से, 5 लाख दिल्ली सरकार अतिरिक्त योजना के तहत जो है वो मुफ्त इलाज जो है वो इन बुजुर्गों को अब देगी। ये आयुष्मान भारत योजना का ही ये पार्ट है जिसमें अब तमाम जो बुजुर्ग हैं वो अब दिल्ली के अंदर किसी भी प्राइवेट अस्पताल के अंदर, लगभग 47 ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जिनको लिस्ट किया गया है इस पूरी योजना के तहत, जिसमें तमाम बुजुर्ग चाहे वो अलग अलग बीमारियों से हो, उन सब का इलाज जो है वो आसानी से करा सकेंगे। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। चलिए आपको लेकर चलते हैं सूरत, जहां की सड़कों पर टेस्ला साइबर ट्रक फराटा भर रहा है। असल में ये कार है जिसका नाम साइबर ट्रक है। इस साइबर ट्रक कार को सूरत के एक उद्योगपति ने खरीदा है। उन्होंने टेस्ला कंपनी का साइबर ट्रक खरीदा जिसे समंदर के रास्ते दुबई से भारत लाया गया और अब ये साइबर ट्रक सूरत की सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। सूरत की सड़कों पर दौड़ती ये कोई आम कार नहीं है, बल्कि अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी यानी टेस्ला की साइबर ट्रक है, जिसे भारतीय कारोबारी लवजी बादशाह दुबई के रास्ते भारत लेकर आए हैं। भले ही भारत में टेस्ला ने आधिकारिक तौर पर इस कार को लॉन्च नहीं किया है, लेकिन लवजी बादशाह टेस्ला की साइबर ट्रक खरीदने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये गाड़ी में अनेक फीचर है। इसमें एक फीचर ऐसा है कि ये 3 मोटर वाला इंजन है, 3 मोटर वाला बैटरी कार है। तो इसमें स्पीड के मायने में आप देखा जाए तो ये 100 की स्पीड है, 0 से 100 आती है, 0 से 100 तो 2.7 सेकंड में ट्रैवल कर सकती है। तो 2.7 सेकंड में ये 100 तक की स्पीड ले सकती है गाड़ी। टेस्ला की साइबर ट्रक का लुक जितना दमदार है, इस कार में फीचर्स भी उतने ही कमाल हैं। खास बात यह है कि पूरी कार एक स्क्रीन के जरिए कंट्रोल और ऑपरेट हो सकती है। वो एक ही स्क्रीन से पूरा गाड़ी यहाँ से चलता है। यहाँ पे देखिए पार्किंग में डालना है तो भी यहाँ पे प्रेस करे तो पार्किंग में आ जाती है, रिवर्स में डालना है तो भी यहाँ पार्क करे तो रिवर्स में आ जाती है गाड़ी। ये पूरा एक ही स्क्रीन में गाड़ी, एक ही स्क्रीन से गाड़ी चलता है। यहाँ पे आगे वाला ग्लो बॉक्स भी यहाँ पे खोलना हो तो भी ये स्विच से खोलता है और स्विच से बंद होता है।
तो पूरा गाड़ी एक ही स्क्रीन पे चलता है। गाड़ी ऊपर ले जाना है तो भी हो सकता है, पीछे का ट्रंक खोलना है तो भी इधर से खोलता है, मिरर ऊपर नीचे करना है तो भी इधर से होता है, गाड़ी का यहाँ पे ड्राइविंग मोड चेंज करना है वो भी उधर से होता है। जी हम लोग तो यहाँ पे ही चलाएंगे सूरत की सड़कों पे। ये माना जाए तो अमेरिका की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली और सबसे इनोवेटिव कार है, तो अभी तो इंडिया की और सूरत की सड़कों पे चलेगी ये गाड़ी। सूरत ही नहीं बल्कि भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली ये पहली टेस्ला कार है जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको ये भी बताते चलें कि इलॉन मस्क ने साइबर ट्रक को 2019 में पहली बार पेश किया था। 2023 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था, जिसके बाद से ही भारत समेत दुनिया भर के देशों में अब टेस्ला के साइबर ट्रक की डिमांड बढ़ने लगी है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।